नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। तो मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, हिमाचल के पालमपुर, आनी और ठियोग में 3 जनसभाएं करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और साथ ही साथ योगी इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में कई राजनीतिक रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी स्टार प्रचारक के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ की भारी मांग है, क्रेज है हिमाचल में। और हिमाचल में आज सीएम योगी की चुनावी रैलियां हैं। 3 रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधे तौर पर हिमाचल में विधानसभा चुनाव साधने के लिए स्टार प्रचारक बनाए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। विपक्षियों पर जमकर साधेंगे सीएम निशाना। और ऐसे में ये बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 3 दौर की जो रैलियां हैं वो कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कल भी हिमाचल में कई जगहों पर विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने जनसभाएं की थी। और ऐसे में आज भी 3 रैलियों को संबोधित करते दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें 3 रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विपक्षियों पर जमकर साधेंगे निशाना। और ऐसे में बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विपक्षियों पर जमकर निशाना साधते दिखाई देंगे। आगामी हिमाचल विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है, पहले भी कई रैलियां कर चुके हैं। बात करें ऊना की या बात करें सोलन की, तमाम जगहों पर हुंकार भर चुके हैं। अब हिमाचल में जिस तरह से स्टार प्रचारक बनाया गया है, कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी के बाद अगर बात करें तो कई जो लोग हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग और उनका क्रेज हिमाचल में साफ देखा जा सकता है। 3 रैलियों को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विपक्षियों पर जिस तरह से अब सितम बनने की तैयारी सीएम योगी आदित्यनाथ की है, सीधे तौर पर निशाना साधते दिखाई देंगे। बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले ही विपक्षियों पर करारा प्रहार दिखाया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम जुड़ गए। प्रियम, जिस तरह से आज फिर हिमाचल में हुंकार भरते दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 3 रैलियों को संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ अब से मैच कुछ देर में अपने जो जनसभा स्थल है वहां पर पहुंचने वाले हैं। और आज फिर एक बार वो ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए हिमाचल प्रदेश में नजर आएंगे। 3 रैलियां आज भी उनकी जो है वो आयोजित की गई हैं, जो अलग अलग जगहों पे है, जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान को लेकर लोगों से अपील करते हुए नजर आएंगे। और लगातार अगर आप देखें तो इन दिनों जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का हिमाचल प्रदेश का दौरा रहा है, उन्होंने जनसभाएं संबोधित करी हैं, बड़ी संख्या में लोग उन जनसभाओं में जुटे हैं। और बड़ी संख्या में लोगों के अंदर जो क्रेज है योगी आदित्यनाथ को लेकर वो देखने को मिला है। लोग उनको देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। और इसीलिए अगर आप देखें तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो है इस पूरे चुनाव में, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बतौर स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्य भूमिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो हिमाचल प्रदेश में गरजते हुए नजर आए हैं। और आज भी ठीक उसी तरीके का नजारा देखने को मिलेगा। आपसे महज कुछ देर बाद उनकी जो पहली जनसभा है वो शुरू होने वाली है। उसके बाद कुल्लू में जनसभा होगी, एक और उसके बाद में जनसभा है जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में लोगों से अपील करेंगे। साफ तौर पर उनके जो पिछले भाषणों को आप देखें, उसमें उन्होंने उन बातों का जिक्र किया है जो यूपी में किए गए हैं या फिर जो सेंट्रल की तरफ से किए गए हैं, जो केंद्र सरकार की तरफ से कार्य किए गए हैं, उनको उन्होंने वहां पे गिराने का काम किया है। चाहे वो कोरोना काल के समय मुफ्त इलाज की व्यवस्था की बात हो, चाहे मुफ्त वैक्सीन की बात हो, मुफ्त दवाओं की बात हो, या फिर गरीबों को मुफ्त जो है वो राशन वितरण का कार्यक्रम हो जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाया गया। 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन दिया गया, इस तरीके का सरकार का दावा है। तो इन सभी चीज़ों का जिक्र किया उन्होंने अपने भाषणों में। अयोध्या के का जिक्र किया, वहाँ पे भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसका जिक्र किया। जिस तरीके से दीपावली पर दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस कार्यक्रम में एक नया रिकॉर्ड बना, 15 लाख से अधिक जो दिए थे वो जलाए गए।
तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पहले जो थे जो सरकारें हुआ करती थी यूपी में भी, तो उन समय में इन कार्यक्रमों को इग्नोर किया जाता था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है वहां पर आप देखें तो जो उनकी छवि है योगी आदित्यनाथ की, हिंदुत्ववादी छवि के नेता के तौर पर जाने जाते हैं, फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक उसी तरीके की तस्वीर उनके भाषणों में भी देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं लोग इस बात को भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक बार फिर से 2017 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्मेंस किया था उसी परफॉर्मेंस को 2022 के चुनाव में भी रिपीट किया जाए। और इसमें अहम भूमिका निभाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। आप देखें तो 2 तारीख को उनकी जनसभाएं हुई, 4 तारीख को वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे, कल भी वो हिमाचल प्रदेश में थे जहां पर उन्होंने लगातार अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग जगहों पर जनसभाएं करी। आज फिर वो वहां पर हैं, 12 तारीख को चुनाव होना, तो उससे पहले पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में वापस से उसको 2017 का जो रिकॉर्ड है उसको दोहराना है। सामने विपक्ष के तौर पर देखें तो वहाँ पे कांग्रेस है, कांग्रेस के पास भी इस बार एक नए समीकरण बन रहे हैं कि वहाँ इस बार ये पहला ऐसा चुनाव है जब कांग्रेस को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला हुआ है और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जो गांधी परिवार के बाहर का है, तो वो क्या वहाँ पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। पूरा प्रयास है कि वो वहां पर कुछ परफॉर्मेंस को बेहतर करे और अगर सत्ता में आती है या फिर सत्ता के आसपास भी पहुंचती है तो वो उसके कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टअप का काम करेगा। और जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है कांग्रेस के संगठन के अंदर, संरचना के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं उसका असर को मानेंगे और 24 के चुनाव के लिहाज से जो है ये बेहतर रहेगा। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वहां पर दौरे हो रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक कारनामा करके दिखाया कि यूपी के अंदर एक मिथ्या थी कि कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की दोबारा रिपीट नहीं करती थी। कोई मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का योगी आदित्यनाथ से पहले 5 साल अपने पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं किया था। पहले वो नेता बने, उसके बाद उन्होंने 2022 में फिर से जीत के सत्ता में आए और उस मिथक को तोड़ा कि कोई भी राजनीतिक दल दोबारा वापसी नहीं करता है और अपने दम पर जीत के आए, पूर्ण बहुमत के साथ में आए। तो कहीं ना कहीं उससे उनकी जो छवि है वो और विराट हुई है, उसका और उसके अंदर जो है वृद्धि हुई है। और कहीं ना कहीं इसी बात का पूरी तरीके से फायदा उठाने में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है हिमाचल प्रदेश का वो लगा हुआ है। और लगातार अगर आप देखें तो ताबड़तोड़ सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और लोगों के बीच में एक बेहतर मैसेज जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। बिल्कुल प्रियम, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए प्रियम। जिस तरह से हिमाचल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब सभी राजनीतिक दलों ने जान फूंक दी है और बीजेपी की तरफ से खुद स्टार प्रचारक बनाए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं प्रयागराज में माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी से ईडी की पूछताछ जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर जालौन और बुंदेलखंड की संपत्तियों को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब्बास अंसारी ईडी को नहीं दे सका कोई भी ठोस जवाब। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर दोनों संपत्तियां अब्बास अंसारी के करीबी व्यक्तियों के नाम पर है। ईडी को आशंका है कि अब्बास अंसारी की यह बेनामी संपत्ति है। दोनों संपत्तियों के अहम दस्तावेज ईडी की टीम के हाथ लगे हैं और आपको बता दें कि ईडी के सवालों का अब्बास अंसारी जवाब नहीं दे सके हैं। और अब ये जो बेहद महत्वपूर्ण खबर जिसमें कि जालौन और बुंदेलखंड की संपत्तियों को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ईडी इस वक्त अलर्ट मोड पर काम कर रही है और अब्बास अंसारी से सवाल जवाब कर रही है कि आखिर जो ये आय से अधिक संपत्ति है, खासतौर पर जालौन और बुंदेलखंड की, वो किधर से आई, कैसे उसका किस तरह से बनाई गई और ये किस तरह से अर्जित की गई संपत्तियां। अब्बास अंसारी फिलहाल कोई भी जवाब देने में सक्षम नहीं पाए गए हैं। किसी भी सवाल का सही से जवाब अभी तक अब्बास अंसारी नहीं दे पाए हैं। फिलहाल अब्बास अंसारी से पूछताछ जारी है और ऐसे में ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पहले भी ईडी ने 9 घंटे की लंबी पूछताछ की थी अब्बास अंसारी से। उसके बाद आज फिर से ये जांच हो रही है, पूछताछ जारी है। क्या कुछ सामने आएगा ये भी बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जालौन और बुंदेलखंड की जो संपत्तियां हैं उसको लेकर खास तौर पर सवाल किए जा रहे हैं। पहले भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले में उनसे पूछताछ की थी और अब एक बार फिर से शिकंजा कसते हुए
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से ईडी ने पूछताछ जारी रखी है और कई जो सवाल उनके सामने खड़े हो रहे हैं इस वक्त जालौन और बुंदेलखंड की संपत्तियों को लेकर, उसके जवाब देने में फिलहाल अब्बास अंसारी फेल नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शोएब जुड़ गए हैं। शोएब, जिस तरह से अब्बास अंसारी फिलहाल जो ईडी उनके साथ सवाल पूछ रही है उसके सवाल के जवाब देने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई भी जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। कह सकती है ये बात, निश्चित तौर पर लगातार मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि जो ईडी है वो अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ा रही है। दिनों 5 तारीख को बाकायदा ईडी ने रिमांड पर लिया था और 1 हफ्ते की रिमांड है और इस रिमांड के दौरान लगातार अब्बास अंसारी से पूछताछ की जा रही है। अलग अलग टीमें पूछताछ कर रही हैं। तमाम जो बेनामी संपत्ति हैं, कह सकते हैं कि ईडी ने जो पहले से होमवर्क कर रखा है उसकी पड़ताल कर रही है, क्रॉस चेकिंग कर रही है। यही नहीं, दायरे को बढ़ाते हुए कल ही गाजीपुर जेल से जैसे ही मुख्तार अंसारी की साली यानी अब्बास के जो मामू हैं वो जेल से जैसे ही रिहा हुए थे, एक मामले में वो जेल में चल रहे थे, उनको ईडी ने वहीं से हिरासत में ले लिया है और बाकायदा उनसे भी अब पूछताछ का दायरा बढ़ा रही है। तो कह सकते हैं कि अंसारी फैमिली की जो मुश्किलें हो बढ़ रही हैं। गाजीपुर की जो ईडी टीम गई थी, उन्होंने बाकायदा जैसे ही जेल से, आतिफ नाम है उनका, जो मुख्तार अंसारी के साले हैं, इस पूरे मामले में उनका भी नाम सामने आया था। तो जो पूछताछ का दायरा है न सिर्फ उसको बढ़ाया जा रहा, हालांकि उनकी एक साले और ईडी के रडार पर है जो फिलहाल गाजीपुर की ही जेल में है, जबकि दूसरे साले कल ही उन्हें जमानत मिली थी। जैसे ही वो शाम में करीब 7 बजे के बाद जेल से बाहर आए, ईडी वहां उनका इंतजार कर रही थी और ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया और ये उम्मीद की जा रही है कि जो मामू हैं उनका भांजे से सामना करा, यानी अब्बास अंसारी का उनके मामा आतिफ से आमना सामना भी ईडी करा सकती है, क्योंकि जो भी ईडी के पास जानकारियां इकट्ठा हो रही है उसको क्रॉस चेकिंग कर रही। खासतौर से बैंक के जो ट्रांजेक्शन हुए थे, जो लेन देन हुए थे, बैंक के भी कुछ अधिकारियों को साथ में ईडी बैठा रही है और उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ करके बैंक के अधिकारियों से उसका वेरिफिकेशन करा रही है। तो अब कहीं ना कहीं जो आतिफ हैं, जो मुख्तार अंसारी के साले हैं, उनको जब ईडी ने हिरासत में लिया है तो जल्द ही ईडी हो सकता है अब्बास अंसारी से उनका सामना कराए, क्योंकि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें साले का नाम भी आ रहा है और ऐसी संपत्तियां जो साले के नाम पर है या अब्बास अंसारी से कुछ उसका लिंक आ रहा है। तो उन तमाम चीजों पर लगातार पूछताछ का दायरा बढ़ाया जा रहा है और अब्बास अंसारी को चूंकि रिमांड पे लिया हुआ है तो अगले 7 दिनों तक न सिर्फ पूछताछ करेगी, हो सकता है ईडी ने कुछ जगहों पर लेकर भी जाए। फिलहाल उनसे लगातार जो पूछताछ में निकल कर सामने चीजें आ रही है उसमें कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिसके लिंक अब्बास अंसारी से जुड़ रहे हैं, खासतौर से बुंदेलखंड, जैसा कि आप अभी बता भी रही थी। उन तमाम संपत्तियों के बारे में कहां से अर्जित की गई थी, क्या इसके सोर्सेज है, इस तरह की चीजें पूछताछ कर भी उसे निकालने की कोशिश कर रही है। जी शोएब, बिल्कुल, और जिस तरह से पहले भी ईडी ने 9 घंटे की लंबी पूछताछ की थी अब्बास अंसारी से, उसके बाद ये तमाम अटकलें लगाए जा रहे थे कि उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है और ऐसे में अब फिर से पूछताछ जारी है जिसमें कि खासतौर पर जालौन और बुंदेलखंड की जो अवैध जो संपत्तियां अर्जित की गई है अवैध तरीके से, उस पर जांच की जा रही है। क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल, जो जालौन और बुंदेलखंड की संपत्ति है के बारे में सच निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ईडी ने जब शुरुआत में इन्हें नोटिस किया था, अपने दफ्तर बुलाया था, पूछताछ की थी और इन्हें कुछ चीजों पर ऐसा महसूस हुआ था कि अब्बास अंसारी उसके सही जवाब नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि फिर उन्होंने बाकायदा उन्हें कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से करीब 1 हफ्ते की उनको रिमांड मिली है और कोर्ट में उन्होंने यही बातें रखी थी, ईडी की तरफ से ये बात रखी गई थी कि जो पूछताछ है वो अभी पूरी नहीं हो पाई है और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, ऐसे में रिमांड दिया जाए और कोर्ट ने कहीं ना कहीं उनकी इस बात को माना और उसके बाद रिमांड दिया। तो अब ईडी के पास सीधे तौर पर ये एक तरह से कह सकते हैं कि अधिकार है उनसे पूछताछ करने का और तमाम सच को निकालने का, इसीलिए ईडी लगातार बगैर समय गवाए हुए निकाली, क्योंकि उसके पास 1 हफ्ते का समय है और इस 1 हफ्ते के बाद फिर उन्हें कोर्ट में पेश करना होगा। तो इस बीच में क्या कुछ उन्होंने किया है वो भी कोर्ट को जरूर बताना होगा। तो ईडी इस मौके को कहीं ना कहीं कैश करना चाहती है और इसीलिए वो न सिर्फ अब्बास अंसारी से पूछताछ कर रही है, अलग अलग टीमें अलग अलग काम भी कर रही है और इसी कड़ी में जो मुख्तार अंसारी के साले हैं
आतिफ, उनको कल पुलिस ईडी ने हिरासत में लिया है गाजीपुर जेल के बाहर से, और उन्हें भी आमने सामने कराकर हो सकता है कि पूछताछ करे। खास तौर से अभी जो कुछ चीजों के बारे में जानकारी मिली, चाहे वो बुंदेलखंड से जुड़ा मामला हो, जालौन से जुड़ा हो, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो प्रॉपर्टीज या इन संबंध में जो बातचीत करी जा रही है वो कहीं ना कहीं इस अंसारी फैमिली से जुड़ा है। तो इस तरह से उन चीजों को लिंक करना और उसके बारे में एक तरह से सत्यता उसकी जानने के लिए ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, और ये सिलसिला अभी आने वाले दिनों में और न सिर्फ तेज होगा बल्कि अंसारी फैमिली के और लोग भी हो सकता है कि ईडी के राडार पर हैं, उनको भी हिरासत में लिया जाए, उनसे भी पूछताछ किया जाए। और अब्बास से जो पूछताछ की जा रही है हो सकता है उसका वेरिफिकेशन कराने के लिए आमना सामना कराया जाए। जो चीजें ये बता रहे हैं, दूसरे लोग उस बारे में क्या बता रहे हैं, उनके परिवार के और लोग क्या बता रहे हैं, इन तमाम चीजों पर मंथन कर रही है ईडी और उस पर काम भी कर रही है। और इसीलिए ईडी लगातार न सिर्फ अब्बास अंसारी से पूछ करी बल्कि अंसारी फैमिली के और लोग, उनके भतीजे हैं, उनके भाई हैं, पत्नी से भी हो सकता है पूछताछ करे, तो तमाम लोगों से पूछताछ भी कर रही है। बिल्कुल शोएब, जिस तरह से आपने बताया कि अब्बास अंसारी से फिलहाल जांच जारी है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। वहीं प्रयागराज में जौहर विश्वविद्यालय से पुलिस बल हटाने को लेकर याचिका सपा नेता आजम खान ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी। याचिका में विश्वविद्यालय के पठन पाठन में आ रही दिक्कत, पुलिस की तैनाती से भय और डर का माहौल है, ये कहना है आजम खान का। बता दें कि नगर पालिका की सफाई मशीन न मिलने के बाद से पुलिस बल तैनात थी और इसके बाद जौहर विश्वविद्यालय से पुलिस हटाने की मांग को लेकर अब आजम खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। विश्वविद्यालय से पठन पाठन में जिस तरह से दिक्कत आ रही थी, पुलिस बल की तैनाती के बाद छात्र छात्राओं ने ये बात सामने रखी कि उन्हें भय है, उन्हें डर है, और इस डर के माहौल में भला किस तरह से पढ़ाई की जाए। जौहर विश्वविद्यालय से पुलिस बल हटाने को लेकर याचिका दाखिल की गई है आजम खान की तरफ से हाईकोर्ट में। सपा नेता आजम खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस बल हटाने की मांग की है। सफाई के दौरान मशीन मिलने के बाद से ही पुलिस बल तैनात कर दी गई थी। जौहर विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं, प्रयागराज से इस वक्त की खबर आपको बता रहे, जहां पर नगर पालिका की सफाई मशीन मिलने के बाद पुलिस बल तैनात की गई थी। इसी खबर पर हमारे साथ शोएब बने हुए हैं। शोएब, जिस तरह से अब आजम खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है कि जो पुलिस बल तैनात की गई है जौहर विश्वविद्यालय में, उसे हटाई जाए। जी बिल्कुल, पिछले दिनों जिस तरह से जौहर विश्वविद्यालय में कुछ घटनाक्रम हुआ था, खासतौर से निगम की कुछ मशीनें वहां पे पाई गई थी, इस तरह से कह सकते हैं कि उसके बाद से और उससे पहले भी वहां पर कुछ किताबें मिली थी दूसरी जगहों की तलाशी के दौरान। तो उन तमाम घटनाक्रम के दौरान बड़ी संख्या में वहां पे पुलिस बल लगाया गया था। उसको लेकर के अब आजम खां की तरफ से उनके वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो लोकल प्रशासन है, यानी वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी इसकी शिकायत की गई है। तर्क ये दिया गया है कि क्योंकि ये ज्ञान का और शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर पठन पाठन यानी पढ़ाई लिखाई होती है, और ऐसे में बड़ी संख्या में जो यहाँ पे पुलिस बल है उसकी मौजूदगी से कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि व्यवधान की स्थिति होती है, भय का माहौल रहता है। जो छात्र है उनके लिए ये अच्छा माहौल नहीं कहा जा सकता। ये तर्क देखते हुए बाकायदा हाईकोर्ट में एक याचिका डाली है और उसके बाद ये मांग की है, उसमें ये प्रेयर की है कि यहाँ से जो पुलिस बल है वो हटाई जाए। हालांकि अभी कोर्ट ने इस मामले में कोई तारीख नियत नहीं की, इस मामले में सुनवाई कब होगी। उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है अगले हफ्ते इस मामले में इस जो याचिका है जो आजम खान की तरफ से उनके वकील ने दायर की है उस पर सुनवाई हो और कोर्ट उसके बाद क्या निर्णय देगा ये इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि वहां पे जो बड़ी संख्या में जौहर विश्वविद्यालय में पुलिस बल तैनात है उसको वहां से हटाने के लिए एक बाकायदा प्रेयर इलाहाबाद हाईकोर्ट में की है। और ये भी बताया गया है कि इससे पहले वहाँ के जो लोकल प्रशासन है, जिलाधिकारी है, उनसे भी वहाँ के वीसी ने जौहर विश्वविद्यालय के बाकायदा एक एप्लीकेशन दी थी कि यहाँ से फोर्स हटाई जाए, लेकिन अभी तक वहाँ से वो फोर्स हटाई नहीं गई। तो अब वो हाईकोर्ट की शरण में आए हैं और हाईकोर्ट में बाकायदा याचिका डाली है। अब फिलहाल इंतजार है कि इस पर कब सुनवाई होती है, उसके बाद कोर्ट क्या निर्णय करता है।
शोएब, आपसे जानना चाहूंगी कि जो याचिका सपा नेता आजम खान ने दायर की है हाईकोर्ट में, उसमें क्या कुछ मेंशन किया है कि जो छात्र है उनके अंदर डर का माहौल है पुलिस बल की तैनाती से? बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको बताया कि बाकायदा उन्होंने यही ग्राउंड बताया कि क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे एजुकेशन से जुड़े मामले में छात्र रहते हैं और ऐसे में इस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस बल का होना कहीं न कहीं उनके मनोबल पर असर डालेगा, माहौल को खराब करेगा। शिक्षा की जो माहौल है उसको कहीं न कहीं खराब कर रहा है। ऐसे में यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल के होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं है। जिस वजह से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल रखा गया है, इसीलिए उनकी तरफ से ये याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में की है। इससे पहले वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बाकायदा एप्लीकेशन दी गई थी कि यहाँ से ये बल हटाया जाए, ये बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी इनको हटाया जाए, लेकिन शायद उनकी बात वहाँ नहीं मानी गई। अब ये हाईकोर्ट में आए हैं और हाईकोर्ट में यही क्लियर किए कि क्योंकि ये स्कूल कॉलेज है, यहाँ पर एजुकेशन का माहौल होना चाहिए, ऐसे में इस बल को यहाँ से हटाया जाए। फिलहाल अब कोर्ट इस मामले में जब सुनवाई करेगा तो आगे क्या कुछ निर्णय होगा इसका इंतजार करना पड़ेगा। शोएब, ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि बीते दिन वहां पर से एक सफाई की मशीन मिली थी जिसके बाद से पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जरा विस्तार से बताइए आखिर इस पर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में आजम खां और उनके परिवार के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक लंबी फहरिस्त है, अलग-अलग मामलों में उन पर मुकदमे दर्ज हुए थे। इसी तरह से पिछले दिनों उससे पहले भी वहाँ पर पुलिस की छापेमारी हुई थी और बड़ी संख्या में किताबें बरामद हुई थी, जो दूसरी जगह की बताई जा रही थी, वहाँ किस आधार पर रखी गई थी, इन तमाम विषयों पर भी पुलिस की तरफ से बाकायदा दबिश दी गई थी और ये चीज़ें बरामद की थी। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ के जो निगम है उसकी कुछ सफाई की मशीनें वहाँ पे गड्ढे में पाई गई, जिसको लेकर के बाकायदा वहाँ पे पुलिस की टीम पहुंची थी और उसको बरामद किया था। तो इसके बाद से इस मामले में भी मुकदमा दर्ज हुआ। तो लगातार जो उनके ऊपर मुकदमों की फहरिस्त है वो लंबी होती जा रही है और अलग-अलग मामलों में मुकदमे दर्ज हो रहे थे। इन तमाम घटनाक्रम के दौरान क्योंकि वहाँ पर जब पुलिस दबिश के लिए पहुंची थी तो बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी गए थे। बहुत बड़ी टीम के साथ वहाँ पे पूरा अभियान चलाया गया था। तो ऐसे में तो वहाँ पर यही फोर्स जो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मौजूद रही, वहाँ पर स्टे कर रही है, लगातार वहाँ पे कैंप कर रही है, रुकी हुई है। उसको ही हटाने के लिए ये पूरा मामला सामने आया था। हालांकि आजम खां उनके परिवार पर कई दर्जन मुकदमे दर्ज है, जिसकी लगातार सुनवाइयां अलग-अलग कोर्ट में हो रही, यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है। उनके तमाम मामले लोकल लेवल पर तमाम मामले हैं, चाहे जाति प्रमाण पत्र को लेकर के हो। अभी पिछले दिनों उनकी एक मामले में सजा भी हुई, जिसके बाद उनकी विधानसभा की जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी गई है। तो आजम खां पे इस तरह के तमाम मामले चल रहे हैं और दोनों तरफ से जहां प्रशासनिक अपना उन्हें कानूनी शिकंजे में कसने की कोशिश कर रहा, वहीं आजम और उनके परिवार की तरफ से कानूनी मदद के जरिए ही अपने को बचाने की लगातार कोशिशें जारी हैं। और उसी कड़ी में कहीं न कहीं ये मामला भी कोर्ट में आया है, जिसमें कोर्ट के जरिए क्योंकि प्रशासनिक तौर पर उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन दी है जौहर विश्वविद्यालय के वीसी की तरफ से, उसमें भी यही मांग की गई थी, लेकिन फिलहाल अभी उनकी उस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आकर के ये मामला उन्होंने कोर्ट में उठाया है और कोर्ट से मदद मांगी है कि इस मामले में कोर्ट दखल करे और कोई बेहतर निर्णय दे। बिल्कुल शोएब, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।